पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां सभी ओसू के हाथ में निशान देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। पीछे से ओयन कहती है, जब मैं तुम्हें ढूंढने आई थी तब तो तुम नहीं आए, फिर आज क्यों आए हो? और अब क्योंकि मैं अंधी हूँ तो मैं ये देख भी नहीं सकती कि तुम मेरे भाई हो भी या नहीं। मैंने तुम्हारे फ्रेंड को बताया था कि डैड की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब है, तब भी तुम नहीं आए। ओसू उसे सॉरी बोलता है तो वो कहती है, आई एम श्योर तुम यहाँ पैसों के लिए आए हो, राइट? बट मैं तुम्हें बता दूं कि डैड अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करके गए हैं। मेरी बिना परमिशन के तुम्हें 1 रुपए भी नहीं मिलेगा। एंड वहाँ से चली जाती है। सेक्रेटरी वैंग भी उसके पीछे जाने लगती हैं, बट ओसू रोकते हुए कहता है, ये हम भाई बहन के बीच का मामला है। ओसू कहता है, ओयंग सुन तो, लेट्स टॉक। मुझे पता है कि तू मुझसे गुस्सा है, बट हम बात तो कर सकते हैं। वो उसे रोकने की कोशिश करता है। ओयंग गुस्से में अपना हाथ पीछे करती है, जिस वजह से उसे चोट लग जाती है। ओयंग कहती है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हें जो भी चाहिए ले लो एंड गेट लॉस्ट। म्योंगहो अपने आदमियों को ओसू के इटालियन रेस्टोरेंट के बारे में पता लगाने के लिए कहता है, जो उसे कॉल करके बताते हैं कि ओसू सच में एक इटालियन रेस्टोरेंट का शेफ है। जिसे सुनकर म्योंगहो के साथ साथ सेक्रेटरी वैंग भी शॉक्ड हो जाती हैं, क्योंकि अभी तक उन्हें शक था कि ये ओयंग का असली भाई नहीं है। दूसरी तरफ मोचुल हीसुन से कहता है, तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम ओसू को अपनी आंखों के सामने ही मरता हुआ देखो। हीसुन गुस्से में कहती है, ओसू नहीं मरने वाला, और $8 मिलियन तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो पीएल ग्रुप का इकलौता बेटा है। जिसे सुनकर मोचुल भी शॉक्ड हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो ओयंग नहीं आती। ओसू उसे बुलाने जाता है और कहता है, आखिर तुम मुझे कब तक अवॉइड करोगी? वो जब अंदर जाता है तो ओयंग को कपड़े चेंज करते हुए देखकर शॉक्ड हो जाता है। ओयंग कहती है, अब मैं 6 साल की बच्ची नहीं रही, आपको मेरे रूम में ऐसे नहीं आना चाहिए। ओसू वहाँ से चला जाता है तो वो स्माइल करती है। रात में सभी डिनर के लिए उसका वेट कर रहे थे, बट ओयंग तब भी नहीं आती। ओसू कहता है, इस लड़की के पास बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। यहाँ हम सभी उसका वेट कर रहे हैं और वो स्विमिंग पूल में है। क्या वो हमेशा ही ऐसा करती है या फिर आज कर रही है क्योंकि मैं यहाँ हूँ? म्योंगहो कहता है, वो हमेशा ऐसा नहीं करती। वो उसके पास जाकर कहता है कि तुम वो ओयंग नहीं हो जिसे मैं जानता था। तुम बहुत रूड हो गई हो। क्या इसलिए क्योंकि अब तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम अपने उस भाई को इग्नोर कर रही हो जिसे 11 साल से नहीं देखा? क्या तुम्हें पैसों का इतना घमंड है? मैं चाहूँ तो तुम पे केस करके डैड की आधी प्रॉपर्टी ले सकता हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मैं यहाँ पैसों के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आया हूँ, और 3 महीने बाद यहाँ से चला जाऊँगा। ओयंग कहती है, व्हाट? आपको ये दिख रहा है कि मैं रूड हो गई हूँ, मगर ये नहीं कि मैं अंधी भी हो गई हूँ। बचपन में जब आप मुझे छोड़कर गए थे तब मेरी आंखें बिल्कुल ठीक थीं, बट आज 11 साल बाद मैं देख नहीं सकती। ये पूछने के बजाय कि आखिर ये सब कैसे हुआ, क्या मैं ठीक भी हूँ या नहीं, आप मुझसे प्रॉपर्टी की बातें कर रहे हैं। अगर आप सच में मुझसे प्यार करते हैं तो आपको सबसे पहले मेरी चिंता होनी चाहिए। मुझसे पूछना चाहिए कि क्या मैं दर्द में हूँ या ठीक हूँ, और मुझे ऐसे देखकर आपको भी दर्द होना चाहिए क्योंकि अब आपकी बहन देख नहीं सकती। ये सब सुनकर ओसू भी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि किसी भी सगे भाई को सबसे पहले चिंता उसकी बहन की होगी, ना कि पैसों की। ओयन कहती है, 11 साल बाद मुझे अंधा देखने के बाद भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, एंड रोते हुए वहाँ से चली जाती है। मॉर्निंग में ओयंग एक अंधे बच्चे को समझा रही थी कि जब भी तुम किसी प्रॉब्लम में हो तो तुम्हें लोगों की हेल्प और अपने दोस्तों की हेल्प ले लेनी चाहिए, जिसे दूर से ओसू भी सुन रहा था। नेक्स्ट सीन में ओयंग अपनी बेस्ट फ्रेंड मीरा के साथ मॉल जाती है। मीरा जब वॉशरूम में होती है तभी एक बच्चा आकर ओयंग से टकरा जाता है, जिस वजह से उसकी मॉम उस पर काफ़ी गुस्सा करने लगती है। ओयंग काफ़ी परेशान हो जाती है क्योंकि उसे उसकी स्टिक नहीं मिल रही थी। आसपास के लोग उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, बट ओयंग उनकी हेल्प लेने से मना कर देती है और गलती से जाकर पानी में गिर जाती है। दूर से ये सब ओसू भी देख रहा था, एंड देन भागते हुए उसके पास जाता है। वो ओयंग से कहता है, तुमने उस बच्चे से कहा था कि ज़रूरत में तुम्हें लोगों की हेल्प लेनी चाहिए, मगर खुद को देखो, तुम किसी की भी हेल्प नहीं ले रही। तो फिर मेरा क्या? क्या तुम मेरी भी हेल्प नहीं लेना चाहती?
ओयंग उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, प्लीज चलो यहाँ से। जिसे सुनकर ओसू उठने में उसकी हेल्प करता है एंड उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। दूर से मोचुल भी ये सब देख रहा था। वो दोनों जब रेलवे स्टेशन में होते हैं तो मोचुल मैसेज करके कहता है, मुझे पता नहीं था कि तेरी बहन इतनी अमीर है। जिसे सुनकर ओसू वॉज लाइक, एक मिनट, इसे कैसे पता कि मैं यहाँ ओयंग के साथ हूँ? कहीं ये आसपास तो नहीं? ओयंग कहती है, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें 1 रुपए तो क्या, घर की एक ईंट भी नहीं मिलेगी। सामने से ट्रेन आ रही है, तुम मुझे धक्का दे देना, मैं मर जाऊंगी और सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। ये सुनकर ओसू भी सोचने लगता है कि क्या मैं इसे सच में मार दूं या नहीं। ट्रेन आते ही ओयंग आगे बढ़ने लगती है बट ओसू उसे रोक लेता है। वो मन में कहता है, एक ऐसा लड़का जो किसी भी हाल में जीना चाहता है, एक ऐसी लड़की से मिला जो मरना चाहती है। आज पहली बार मुझे एहसास हुआ कि ये भी बिल्कुल मेरे जैसी है। मैं इसके बारे में और जानना चाहता हूँ। दूसरी तरफ जब सेक्रेटरी वैंग को पता चलता है कि मीरा ओयंग को ओसू के पास छोड़कर आई है तो वो उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती हैं। उधर ओसू कहता है, आज के बाद मैं तेरे साथ ट्रेन पे कहीं नहीं जाने वाला, सो प्लीज़ कहना भी मत। ओयंग कहती है, आखिर आपने मुझे धक्का क्यों नहीं दिया? मैं होती तो दे देती। वो कहता है, शट अप, मुंह बंद करो वरना मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगा। और तुम्हें ये कभी नहीं कहना चाहिए कि तुम मरना चाहती हो। भले ही कितनी बार भी तुम्हारा मन मरने का क्यों ना करे, मगर तुम्हें जीना होगा। ओयंग कहती है, इसका मतलब कभी आपने भी मरने का सोचा था, मगर कब? ओसू उस समय को याद करने लगता है जब उसके आंखों के सामने ही हीसुन के बड़ी बहन की मौत हो गई थी। वो झूठ बोलते हुए कहता है, अभी, क्योंकि मेरी इकलौती बहन जो मुझसे 11 सालों के बाद मिली है मरने की बात कर रही है, तो मैं भी जिंदा रहकर क्या ही करूँगा। और तुम्हारे पास इतना लेट आने के लिए आई एम रियली सॉरी। जिसे सुनकर ओयंग काफ़ी इमोशनल हो जाती है। सेम नाइट ओयंग का खाने का मन बिल्कुल भी नहीं था बट सेक्रेटरी वैंग उसे जबरदस्ती खाने के लिए बोलती हैं। ओसू कहता है, स्टॉप इट, अगर उसका मन नहीं है तो उसे फोर्स मत करिए। सेक्रेटरी वैंग कहती हैं, तुम मेहमान हो तो मेहमान जैसे रहो। मैं ओयंग के साथ पिछले 20 सालों से हूँ और तुम सिर्फ 6 साल तक थे। ओयंग कहती है, सेक्रेटरी वैंग बिल्कुल सही कह रही हैं, वो मुझसे आपसे भी ज़्यादा क्लोज हैं और मेरी लीगल गार्जियन भी। एंड देन लॉयर जंग को कॉल करके कहती है कि अंकल, क्या मैं अपना लीगल गार्जियन चेंज कर सकती हूँ? वो कहते हैं, हाँ अगर तुम चाहो तो। जिसे सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। ओयंग सेक्रेटरी वैंग से कहती है, आप सिर्फ मेरी लीगल गार्जियन हैं, आई मीन एक एम्प्लॉई जिसे मैं जब चाहूँ फायर कर सकती हूँ। बट डोंट वरी, आपको मैं पसंद करती हूँ। आप मेरे भाई के साथ ऐसा इसलिए कर रही हैं ना? वो कहती है, क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। वो कहती है, आपको और मेरी चिंता, प्लीज मुंह बंद कर लीजिए। ये सब देखकर ओसू जिनसंग से कहता है, ओयंग इस घर में किसी पे भरोसा नहीं करती, तो मेरे लिए उसे बेवकूफ़ बनाना बहुत ही आसान होगा। सू जब यंग से मिलने रूम जाता है तो यंग को वही निशान याद आता है। वो कहती है, 1 साल पहले मैं जिस लड़के से मिली थी वो आप थे ना? जिसे सुनकर सू भी शॉक्ड हो जाता है। बट देन कहता है, तुम पागल हो गई हो क्या, या फिर मेरी छोटी बहन को उससे प्यार हो गया है? ओयंग कहती है, लोगों को ये लगता है कि अंधों को कुछ पता नहीं होता। भले ही हमारे पास आंखें नहीं हैं बट कान हैं। तुम्हारी हर बातों से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। और तुम्हारी दांतों को चबाने की आदत है क्योंकि तुम बहुत सोचते हो। तुम सोच समझकर उन्हीं वर्ड्स को बोलते हो जो मुझे पसंद आए या फिर जिनसे मैं खुश हो जाऊं। ये सुनकर शू शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो सब कुछ सच कह रही थी। वो कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं सच में चाहता हूँ कि मेरा हर एक शब्द तुम्हें पसंद आए। वो जानबूझकर अपना हाथ ओयंग के ऊपर रखता है ताकि वो उस निशान को छूकर महसूस कर सके, जिससे उसे भी कंफर्म हो जाए कि सू सच में उसका भाई ही है। सू कहता है, तुम मुझ पे शक करना चाहती हो तो कर सकती हो, बट प्लीज़ मुझ पे भरोसा करो, मुझसे बात करो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ।
ताकि तुम्हें अकेलापन महसूस ना हो, क्योंकि इस घर में तुम किसी पे भी भरोसा नहीं करती। ओयन कहती है, मुझे इस घटिया नेकलेस की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस दिन तुम मुझे छोड़कर गए थे तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि जब तुम वापस आओगे तो मेरे लिए एक चीज़ ला कर दोगे। क्या तुम्हें वो याद भी है या नहीं? मेरे फियांसे को तुम पे शक है कि तुम नकली हो, इसलिए उसने मुझे तुमसे दूर रहने के लिए कहा है, और मुझे भी लगता है कि तुम मेरे भाई नहीं हो। बट कोई बात नहीं, तुम मुझे वो चीज़ ला कर दो, मैं तुम पे भरोसा कर लूँगी, क्योंकि बचपन में मैं जब भी रोया करती थी तो तुम मुझे उसी से चुप कराया करते थे। जिसे सुनकर बेचारा ओसू वॉज लाइक, साला ये ज़िंदगी से दुख का नहीं ख़त्म होता बे, एक प्रॉब्लम सॉल्व करो तो दूसरी तैयार। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। नेक्स्ट मॉर्निंग जब एक वर्कर डीएनए टेस्ट के लिए ओसू का रेजर म्यूंगो को ला कर देती है तो ये सब छिपकर जिनसंग एंड ओसू भी देख लेते हैं। नेक्स्ट सीन में जिनसंग जब डीएनए टेस्ट के लिए रियल ओसू का रेजर लेने जाता है तो उसे पता चलता है कि घर के मालिक ने घर का सारा सामान कचरे में फिकवा दिया है। और फिर क्या था, वो भागते हुए उस कचड़े वाले ट्रक के पीछे पड़ जाता है, बट तभी वो अचानक से रुक जाता है क्योंकि सामने ही सुन लेटी हुई थी, जिसे देखकर जिनसंग वॉज लाइक, दैट्स माई गर्ल, इसीलिए तो पसंद है तू मुझे, तेरी ऐसी अदा पे तो फिदा हम हैं। काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद एट लास्ट उन्हें वो मिल ही जाता है, जिसके बाद तो वो दोनों इतना ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं कि ही सुन तो उसे किसी कर देती है। बट जब उसे होश आता है कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, तो बेचारे को एक थप्पड़ भी लगा देती है। गाइस, लोगों ने सच ही कहा है, लड़कियों को हम तो क्या भगवान भी नहीं समझ सकता, कब खुश होती हैं और कब चाटे लगा देती हैं पता ही नहीं चलता। अगले दिन जब वो सभी जॉगिंग पर जाते हैं तो रास्ते में सू को मोचुल मिलता है। वो कहता है, तुमने उसे मारा क्यों नहीं? अगर बहन मर जाएगी तो सब कुछ भाई का हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उससे प्यार करने लगे हो या फिर तुम्हें उस पे दया आ गई? सू कहता है, दया और मुझे बिल्कुल नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अगर उसे मार भी डालूंगा तो क्या मुझे पैसे मिल जाएंगे? क्योंकि अगर वो अचानक से मर गई तो पुलिस इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करेगी और मैं पकड़ा जाऊंगा। मोचुल कहता है, अरे वाह, तुम तो बहुत स्मार्ट हो, सब कुछ पहले से ही प्लान करके रखा है। वो कहता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं एक घटिया लड़का हूँ। यहाँ तक कि हीजू के मरने के बाद भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं अभी भी बिल्कुल वैसे ही जी रहा हूँ जैसे पहले। वेल, हीजू का नाम सुनते ही मोचुल के मुंह की हंसी गायब हो जाती है। अब ऐसा क्यों, ये तो आपको आगे ही पता चलेगा। दूसरी तरफ सेक्रेटरी वैंग सू के घर में ना होने का फायदा उठाकर उसके रूम में जाकर तलाशी लेने लगती हैं, बट उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तभी पीछे से सू भी आ जाता है। वो कहती है, एक्चुअली हाउसकीपर नहीं थी तो मैं लॉन्ड्री के लिए तुम्हारे कपड़े लेने आई हूँ। बट फिर भी शू को पता चल जाता है कि वो उसके रूम की तलाशी ले रही थी, क्योंकि उसने एक कैमरा लगाया हुआ था। वो उनके पास जाकर कहता है कि आखिर आप मेरे रूम में क्या ढूंढ रही थी? मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, या फिर ये या ये? आई थिंक हमें बाहर चलकर बात करनी चाहिए। सेक्रेटरी वैंग कहती हैं, हाँ मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। जब से उसने अपने आंखों की रोशनी खोई है सब कुछ बदल गया। लोग उसे बुली नहीं करते थे क्योंकि वो एक अमीर खानदान की लड़की है, बट फिर भी किसी न किसी तरीके से उसे परेशान करते रहते थे। कभी पूरी रात के लिए उसे घर से बाहर ले जाते तो कभी ड्रिंक कराते। ओसू कहता है, बाहर जाना, दोस्तों के साथ ड्रिंक करना, इसमें बुराई ही क्या है? क्या आप ये चाहती हैं कि मेरी बहन अंधी है तो किसी सोफे की तरह घर के कोने में चुपचाप पड़ी रहे? अगर ये दुनिया उसके लिए खतरनाक है तो मैं हर समय उसके साथ रहूँगा। सो प्लीज़ आप अपना काम करिए और मैं अपना। घर के अंदर आप उसके साथ रहेंगी और बाहर की दुनिया में मैं उसे घर से बाहर लेकर जाऊँगा। सेक्रेटरी वैंग कहती हैं, मैं तुम्हें इस बात की परमिशन नहीं देती क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा नहीं। दूसरी तरफ ओयंग लॉयर जंग से कहती है, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने भाई के नाम करके उसे अपना लीगल गार्जियन बनाना चाहती हूँ।
बट तभी वहाँ सेक्रेटरी वैंग आकर उसे ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती हैं, मैंने पिछले 21 सालों से तुम्हें अपनी बेटी की तरह माना है, बट क्या तुम मुझे अभी भी अपने डैड की मिस्ट्रेस और अपनी केयर टेकर मानती हो? तुम अभी भी कंपनी की चेयरमैन इसलिए हो क्योंकि मैं तुम्हारी लीगल गार्जियन हूँ। वो कहती है, मुझे पता है मैं आपके बिना कुछ नहीं कर सकती, ना तो कंपनी की चेयरमैन बन सकती हूँ, ना ही स्टॉक्स को बेच सकती हूँ और ना ही कुछ और। लेकिन मुझे ऐसा बनाया किसने? आपने। डैड की मौत अपने आप हो गई। आपको क्या लगता है मैं इस बात पर भरोसा कर लूँगी? और मेरे आंखों की रोशनी इसलिए गई क्योंकि मुझे ब्रेन ट्यूमर है जिसका कुछ नहीं किया जा सकता। आपको क्या लगता है मैं इस पे भी भरोसा कर लूँगी? वो रोते हुए जाने के लिए जैसे ही गेट ओपन करती है तो सामने सू होता है। वो काफ़ी गुस्से में कहता है, ओयंग को ब्रेन ट्यूमर है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।